फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम ब्राइट फ्यूचर। आज जो हम सीरीज लाइव के क्वेश्चन ऑफ द डे की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी सीडीपी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, 15 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। अगर मैं सीडीपी की बात करूँ, सीडीपी का देखिए आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सीटेट में देखिए, सीटेट में आपकी 30 नंबर की सीडीपी आती है, आपको सुपर टेट में 10 नंबर की सीडीपी आती है, और सबसे मेन है आपकी डीएसएसबी जो आपका एग्ज़ाम बिल्कुल आने वाला है, तो उसमें तो आपके देखिए 100 नंबर की सीडीपी आती है। तो सीडीपी आपके लिए इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सीडीपी को आपको तैयार और उसको जो है बेस बना करके उसको चलना पड़ेगा। आइए चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ जो आपके कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। देखिए बिहार टेट में आ चुका है, कब आया? 2013 के अंदर। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? जो प्रयोगशाला जो बनाई गई थी तो उसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है गाल्टन, हल या वुड या वॉटसन्स। तो आपके ऑप्शन 4 दे रखे हैं इसमें। अगर मैं राइट आंसर की बात करूं तो ये आपका हो जाएगा वुड। वुड ने जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की बात या स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एमपी टेट, यानी कि हमने जितने भी टेट आपके हुए हैं, चाहे बिहार टेट हो, एमपी टेट हो, सी टेट हो या यूपी टेट हो, उन सबसे रिलेटेड या डीएसएस भी हो, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर एड ऑन किए हैं ताकि आप उनके लेवल को जो है देख सको, किस लेवल तक जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन आपका किस में आया? एमपी टेट में आया था 2019 के अंदर। तो छात्र अधिगम का वार्क मॉडल किसने प्रस्तावित किया? जो छात्र अधिगम का वार्क मॉडल था वो किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन दे रखे हैं कोहलबर्ग, नील फ्लेमिंग, पियाजे या ई इरिक्सन। अगर मैं बात करूं वार्क मॉडल की तो ये आपका जो किसने दिया था, ये प्रस्तावित किया था नील फ्लेमिंग ने। किसने? नील फ्लेमिंग ने जो है प्रस्तावित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो आपके लिए देखिए डीएसएसबी पीआरटी में भी आ चुका है और प्लस बिहार टेट 2013 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? यानी शिक्षा विज्ञान मनोविज्ञान की कब जो है आगमन हुआ था, किस टाइम जो है ये आई थी, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं 1947, 1920, 1940 या 1900। अगर मैं बात करूं शिक्षा मनोविज्ञान की तो ये आपकी कब आई थी? 1920 में इसकी उत्पत्ति का वर्ष माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका देखिए किसमें आ चुका है? ये भी डीएसएसबी पीआरटी में आ चुका है और बिहार टेट 2011 के अंदर आ चुका है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो आपको नहीं ज़रूर देखना किससे संबंध इसका नहीं है। मानव व्यवहार का अध्ययन, इससे संबंध नहीं है। मानसिक प्रक्रिया का अध्ययन, इससे संबंध नहीं है। सीखने के तरीके का अध्ययन, इससे नहीं है। या संचार माध्यमों का अध्ययन, इससे नहीं है। अगर मैं बात करूं शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है तो आपका किससे हो जाएगा? संचार माध्यमों का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान का इससे जो है संबंध नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें ये क्या है, सी टेट में भी आ चुका है आपका ये पेपर 1 में और 2011 में, और डीएसएसबी में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? तो इसमें से देखिए, जो अगर मैं बात करूं विद्यार्थी की क्षमताओं की तो उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। किसके अंदर जो है करना चाहिए? सामाजिक दर्शन के अंदर, मीडिया मनोविज्ञान के अंदर, शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर या शिक्षा समाजशास्त्र के अंदर। अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों की क्षमताओं को, विद्यार्थियों की क्षमता, उनकी जो रुचि, इंटरेस्ट, उनका लेवल, इन सभी चीज़ों की जानकारी जो हमें मिलती है वो किससे मिलती है? शिक्षा मनोविज्ञान से मिलती है। सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हमारा जो है ये इस पर इसलिए बल दिया जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है हर किसी को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया? प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया? बिहार टेट पेपर 2 में आ चुका 2013 के अंदर। तो अर्थशास्त्र के अंदर, दर्शन शास्त्र के अंदर, समाज शास्त्र के अंदर या शिक्षा शास्त्र के अंदर। अगर मैं बात करूं आत्मा का प्रयोग किसके अंदर किया गया तो ये आपका हो जाएगा दर्शन शास्त्र के अंदर आत्मा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान हम जो पढ़ते हैं उसका अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? तो इसमें ऑप्शंस आपके दे रखे, इससे शिक्षा को आत्मसंतुष्टि मिल सके इसलिए करना चाहिए, तो इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके इसलिए करना चाहिए,
इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके इसलिए करना चाहिए, या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके इसलिए करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को, अधिगम को, टीचिंग को क्या बनाना चाहिए, इफेक्टिव, प्रभावशाली बनाना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वोत्तम व्यक्तिनिष्ठ विधि है? शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं आपके, अंतःदर्शन, बाह्य दर्शन, अवलोकन या प्रयोगीकरण। अगर मैं बात करूं इसमें से शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि, तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, अंतःदर्शन। कौन सी विधि हो जाएगी, अंतःदर्शन। ये आपके देखिए यूपी टेट में क्वेश्चन जो है ये आ चुका है 2017 के अंदर। तो सारे क्वेश्चंस के अंदर इंपॉर्टेंट है, सबका जो है लेवल आप देख लीजिए और किस तरह के क्वेश्चन जो है इसके अंदर बनाए जाते हैं वो भी इसके अंदर देख लीजिए, और आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को उसी हिसाब से जो है आप करिए। क्वेश्चन से आपका, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया, यानी सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि को प्रस्तावित यानी प्रस्तुत किसने किया? तो ऑप्शन दे रखे, जुड ने किया, राइस एव कार्मेन ने किया, विल हैमवुड ने किया, या फिर कॉलिंस वह ड्रेवर ने किया। तो ऑप्शंस आपके ये दे रखे हैं। अगर मैं राइट आंसर की इसके अंदर बात करूं तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, विल हैमवुड ने जो है इसका क्या किया था, सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। ये किस में आया था आपका, हरियाणा टेट में आ चुका है पेपर 1 में 2014 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो मानव विकास जिस तरीके से चलता है उसका एक सही क्रम होता है, तो सही क्रम को पहचानना है। तो अगर मैं सही क्रम की मैं बात करूं, सबसे पहले देखिए आती है शिशुअवस्था, फिर आती है बाल्यावस्था, फिर आती है किशोरावस्था, फिर आती है प्रौढ़ावस्था। तो इसके अंदर देख लीजिए सबसे पहले शिशुअवस्था है, तो शिशुअवस्था इसके अंदर नहीं है, ये काट दो, ठीक है, इसके अंदर नहीं है, ये काट दो। ये दो ऑप्शंस तो आपके हो नहीं सकते। बाकी के दो जो ऑप्शंस बचे हैं, उसके बाद में देखिए शेषवस्था, ये ठीक है, शेषवस्था आती है। फिर इसके बाद में इसमें भी शेषवस्था आती है। शेषवस्था के बाद आती है बाल्यावस्था, तो इसमें बाल्यावस्था है। इसके अंदर आगे किशोरावस्था, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, शेषवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जो हमारी वृद्धि होती है बच्चे के अंदर, तो उसको जो है कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? ये किसमें है, DSBPRT में और बिहार टेट में आ चुका है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या ये सभी। अगर मैं बात करूं वृद्धि को, तो वृद्धि को जो है आपका पर्यावरण भी करता है, स्वास्थ्य भी करता है, आहार भी करता है। तो इसका मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। ये सभी जो हैं वृद्धि को प्रभावित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बालक की प्रथम पाठशाला कौन सी है? अगर मैं बालक की बात करूं, बच्चे की बात करूं, तो उसमें बालक की जो प्रथम पाठशाला होती है, विद्यालय जो होता है वो कौन सा होता है? परिवार होता है, समाज होता है, गांव होता है या विद्यालय होता है? यह आपका बिहार टेट में 2013 में पूछा गया था। तो इसके अंदर जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार। किसमें, परिवार में। मानव विकास, अगर मैं बात करूं मानव विकास की, तो मानव विकास डैश, यानी आपको फील करना है कि मानव विकास क्या क्या है, मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या कुछ सीमा तक अमापनीय है, यानी मापा नहीं जा सकता। अगर मैं बात करूं मानव विकास की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सीटेट में भी आ चुका है और DSSB में भी आ चुका है। मानव विकास के एक बात का ध्यान में रखिएगा, ये जो है आपका मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। कौन सा हो जाएगा आपका, डी, ए और बी दोनों, यानी मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता, यानी वृद्धि की जो विशेषता है उसकी ओर प्रतिनिधित्व नहीं करता? यह मात्रात्मक पहलू है, यह मापने योग्य नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। अगर मैं बात करूं वृद्धि की विशेषताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका बी, यह मापने योग्य नहीं है। तो वृद्धि को जो है कुछ मात्रा तक हम क्या है, माप भी सकते हैं, तो इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन से आपका, मानव विकास को
क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से जो मानव विकास के क्षेत्र हैं उनको विभाजित किया जाता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। इन क्षेत्रों में जो है इसको मानव विकास को बांटा जाता है। किसमें? शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास या सामाजिक विकास, इसमें बांटा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षा केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। ये आपका यूपी टेट 2016 में आ चुका है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान जो है वो है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा का आना, ये शिक्षा मनोविज्ञान का ही सबसे बड़ा योगदान है। जब से बाल केंद्रित शिक्षा आई है, जब से जो है बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों की योग्यता, बच्चों का जो है रुचि, इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है, यानी बच्चे को ही सर्वोपरि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, सत्य नहीं है। सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। अब इसमें से कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? हो जाएगा आपका सी, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, जबकि विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बच्चों की जो वृद्धि है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? आपका शारीरिक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित है, भावात्मक विकास से संबंधित है या फिर नैतिक विकास से संबंधित है? बच्चों की वृद्धि की बात की जाए यहाँ पर। अगर मैं बच्चों की वृद्धि की बात करूँ, वृद्धि की, तो ये जो है आपका सबसे ज़्यादा किससे संबंधित है? शारीरिक विकास से संबंधित है, शारीरिक विकास से संबंधित है। देखिए जितने भी आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये हमने किस किस पेपर एग्जाम से उठाए हैं। ये आपके यूपी सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, DSSB हो गया, सुपर टेट हो गया और बिहार टेट हो गया। तो इन्हीं जो है एग्जाम्स की हम तैयारी कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड रोज़ आपकी सीरीज़ जो है अपलोड की जा रही है रेगुलर 5 बजे। तो आपके इसमें जो सब्जेक्ट हो जाते हैं, फिलहाल ये तो हमने आपकी जो है CDP की बनाई है। जो रेगुलर जो आती है आपकी वीडियो, उसमें जो सारे सब्जेक्ट का हम एक एक क्वेश्चंस लेकर के बनाते हैं। EVS का, CDP का, हिंदी, इंग्लिश और ज्योग्राफी। और आपके 6 बजे वाली क्लास में सुबह उसके अंदर क्या होता है? मैथ्स और रीजनिंग। तो इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ में बने रहें ताकि आपकी जो तैयारी और बेहतर हो सके, आप भी कॉम्पिटिशन्स में जो है सबसे आगे निकल सके। मैं आशा करता हूँ अगर आप रेगुलर हमारे जो है चैनल को देख रहे हो तो आपकी जो है तैयारी बहुत आगे बहुत अच्छी हो जाएगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करते रहें और कमेंट्स करते रहें और शेयर ज़रूर करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।